हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीए न्यू सिलेबस के एनालिसिस के वीडियोस में आपका स्वागत है। हाँ जी। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको क्या क्या ऑलरेडी समझा दिया है, वो मैं आपको एक बार क्विक बता दूं। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिग्रीज की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती है, फ्यू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी डिग्री की। वो हमारे को मिल रहा है कि नहीं, हम लोग को वो जज करना है। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने इसी शीट को यूज़ किया था। पहला था अर्निंग लाइफ ग्रोथ, कितना बढ़ रहा है हमारा स्पेशलाइजेशन, हम करेंगे नहीं, रिकग्निशन हो रहा है कि ग्लोबली हम कॉम्पिटेटिव है कि नहीं। फिर कुछ हिडन बातें थी, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट की। वो थी एग्ज़ाम टर्म के बारे में भी खुलासा नहीं है, सिलेबस का ब्रेकडाउन नहीं है, कितना डेप्थ है नहीं है, मोड का खुलासा नहीं है, ऑनलाइन मॉड्यूल किस तरह से होगा वो पता नहीं है, ओपन बुक और रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक में डिफरेंस क्या है ये पता नहीं है। और कभी भी टाइमलाइन के स्पेसिफिक नहीं सोचा गया है कि स्टूडेंट पढ़ेगा कब और रिवीजन कब करेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए टाइमलाइन नहीं समझाया जाता है। वो बताया गया है बस कि ओवरऑल आप लगातार यहाँ से यहाँ पे कर सकते हो। जिसमें मैंने ब्रेकअप करके आपको समझाया था इम्पैक्ट ऑन सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटरमीडिएट, फिर आर्टिकलशिप पे पूरा टाइमलाइन देकर आपको समझाया था। और एट द सेम टाइम लास्ट वीडियो में मैंने सीए फाइनल के बारे में बताया था। मेरा उद्देश्य यहाँ पर यही है कि मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके दूं, जिससे कि आप समझ सकें क्या दूध है क्या पानी है। अगर आपको दूध दिख रहा है ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, वो पानी दिख रहा है तो आप समझ सकें। इसमें यूनानिमस कोई नहीं हो सकता, बट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आवाज़ इंस्टीट्यूट तक पहुंचाएं। आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो भी आप बताएं, और आपको कुछ कमी दिख रही है तो वो भी इंस्टीट्यूट तक पहुंचाएं। इंस्टीट्यूट आपको पकड़ के ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिकेट कर देगा, बट आपके व्यू पॉइंट पे वापस सोचेगा। एक बार सिलेबस पूरा अप्रूव हो गया तो फिर आप अपने व्यू पॉइंट्स रख ही नहीं पाओगे। ऐसे भी ये बात ज़रूर है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं, आम आदमी हम लोग, कि हमारी बातों का क्या ही वजूद है, क्या ही असर पड़ जाएगा। ये बात सत्य है, हम भी ऐसे ही सोचते थे। आप जैसे, जब हम भी स्टूडेंट थे, आज से इनफैक्ट पिछले साल तक हम भी ऐसे ही सोचते थे। बट अब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ उठाने में क्या है, देखा जाएगा। होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है। कर्म कर्म तो अपने अपना कर सकते हैं भाई। कम से कम ज़िंदगी में पीछे मुड़ के ये तो नहीं सोचेंगे कि हमने अपना एफर्ट ही नहीं डाला। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करके समझा दूँ, कि बाद में अगर मान लेते हैं सब कुछ एज इट इज़ भी रह गया तो भी आपको इम्पैक्ट पहले से पता होगा। आप अकॉर्डिंगली खुद भी गाइड हो सकते हैं और दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का देख रहा हूँ कि वो लिंक्डइन में और अपने पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल वगैरह पे ज़रूर इसके बारे में डाल रहे हैं। बट डियर माई स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट आपका लिंक्डइन नहीं पढ़ने वाला और आपका पर्सनल प्रोफाइल नहीं पढ़ने वाला। आप कृपया करके अपने व्यू पॉइंट वॉट एवर यू हैव इंस्टीट्यूट तक पहुंचाइए। अभी भी पोर्टल ओपन है, कल को पोर्टल बंद हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं सुनेगा आपका, ठीक है। तो देखिए, आज के इस सेशन में मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि मुझे जो उम्मीद था इंस्टीट्यूट के सिलेबस से, मुझे ऐसा उम्मीद था कि जो मैं डिग्री के 4 ट्रेड्स आपको बता रहा था ना, कि बच्चों की अर्निंग लाइफ बढ़नी चाहिए। आज एक सीए करने वाला इंसान, ठीक है, जल्दी से जल्दी सीए कर ले और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट को फोकस करना चाहिए। और इसके लिए फोकस किया ही है शायद, इसीलिए इंस्टीट्यूट के क्लेम है कि 6 मंथ्स पहले आप सीए बन सकते हो, ठीक है। मेरा मेरा जो मानना था, मैं अपने व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। आप एक्सेप्ट करें ना करें अलग बात है, बट मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर तो कर ही सकता हूँ ना, मेरी बात भी तो मैं रख ही सकता हूँ। यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट लेट मी अलाउ टू पुट माई व्यू पॉइंट। मुझे लगता है कि आने के ज़माने में हम लोगों की डिग्री में कंपटीशन आने वाला है। मतलब अभी क्या है ना, जैसे सीए का एक तरह से मोनोपोली है ना। सीए का जो गुडविल है, जो रिस्पेक्ट है फाइनेंस वर्ल्ड में, वो एक तरह से मोनोपोली है। एमबीए का एक अलग जोनर है, सीए का एक अलग जोनर है, डिफरेंट है। मतलब जहाँ एमबीए का जोनर है ना, वहाँ पे एमबीए वालों का मोनोपोली है, कि कुछ कंपनी कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पर हमेशा एमबीए ही चूज करती हैं, वो सीए को नहीं लेती हैं। और कुछ जगह पर लोग सीए को ही प्रेफर करते हैं, वहाँ पे एमबीए को नहीं लेते हैं। तो दोनों का अलग जोनर है और दोनों अलग अलग स्किल्स में माहिर हैं, ये बात हम लोग को स्वीकारनी है। बट आने वाले ज़माने में सीए का भी कंपटीशन आने वाला है।
बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू कम। अब वो कंपटीशन इन द फॉर्म ऑफ आने वाला आईआईए। तो मेरा ये मानना है कि हम कॉम्पीट करें क्यों, हम कोलैबोरेट क्यों ना करें, हम ऐसा क्यों ना सिस्टम बनाएं जिससे कि हमारे बच्चे सीए करने के साथ साथ आईआईए भी कर लें। क्या सोने पे सुहागा, बहुत लोग सोचते हैं ना सीए के बाद एमबीए कर लें, ऐसा सोचते हैं ना बहुत लोग, मतलब चुनिंदा लोग सोचते हैं, बट सोचते तो है ही। बहुत सारे स्टूडेंट पास होने के बाद सोचते हैं हम एक्स्ट्रा कुछ करें। तो मैं ये सोच रहा था कि आईआईए का जो इतना बात छिड़ा उसका इम्पैक्ट ये आना चाहिए कि बच्चों को इजी वे आउट दिखाकर सीए से आप आईआईए के लिए प्रेरित भी करे। जाओ तुम गवर्नमेंट का वो डिग्री भी कर लो, गवर्नमेंट की तरफ से जाके अलग से कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसका वो अपीयर करो और वो भी कर लो। क्योंकि तभी करना संभव होता जब सीए कोर्स और छोटा होता है। जैसे 6 महीना छोटा हुआ है, ठीक है, 6 मंथ्स एज पर इंस्टीट्यूट क्लेम 6 महीना छोटा हुआ है। मेरे पुराने वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो वो 6 महीना भी छोटा नहीं हुआ है, फैक्चुअली वो हिसाब बराबर ही है मेरे हिसाब से, ये मेरे व्यू पॉइंट से, ठीक है। वो तो वक्त बताएगा आपको, आप मेरा व्यू पॉइंट मानेंगे नहीं मानेंगे, रियलिटी के नहीं, वो तो वक्त बताएगा। बट मेरे व्यू पॉइंट से 6 महीना कुछ भी छोटा नहीं हुआ है, क्योंकि पढ़ने में बच्चों को समय लगता है, मैं बच्चों को जानता हूँ, उतना ही लगना है जितना लगना था। बट और छोटा अगर किया जाता तो बच्चे के पास समय होता कि वो और एक नेक्स्ट कर ले। अभी क्या होता है ना, सीए करते करते हम लोग का इतना एज फैक्टर आ जाता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का। जैसे कुछ ही परसेंट बच्चे होते हैं जो बहुत यंग एज में कर पाते हैं, यानी 22-23 के पहले जो कर पाते हैं ना सीए, वो जितने पास होते हैं उसके 20% ही होते हैं। मेजॉरिटी 80% जो सीए स्टूडेंट्स पास होते हैं उनका एज लिमिट ऐसा आ जाता है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर्स और उनके ऊपर वो कमाने का वो पीयर प्रेशर, मतलब एक होता है फैमिली का प्रेशर कि जो नीड बेसिस ही है, बेसिकली नीड ही है, और एक होता है कि पीयर प्रेशर आ जाता है कि दूसरे उसके बंधु बांधव इतने कमा रहे वो पीछे रह जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है। तो उस कारण से हमने ये देखा है कि बच्चे चाहते हैं आगे पढ़ना, बट वो चाहत को मारनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस पीयर प्रेशर एंड एक्चुअल फाइनेंशियल प्रेशर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके पढ़ाई का जो इच्छा है वो खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग ही होते हैं फिर वो काम करते करते आगे पढ़ पाते हैं, बहुत बहुत रेयर हो जाते हैं वो मतलब अगर 100 बच्चे पास होते हैं तो उसमें 10 भी नहीं कर पाते। किसी किसी की इच्छा होती है तो वो लोग काम को ज्वाइन नहीं करते, वर्क को ज्वाइन ही नहीं करते, और वो सेक्रीफाइस करते हैं अपना वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को, और फिर वो पढ़ाई में निकलते हैं कि हम एमबीए करेगा, हम यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे, हम और आगे पढ़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा माइंड के लिए हैवी हो जाता है नॉर्मली। बेस्ट क्या होता है कि अगर हमारा सीए का ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा 3 से 3.5 साल ही कर दिया जाता, मैक्सिमम 3.5 ईयर्स। ये मेरा आइडियोलॉजी है। देखो आप नहीं मानो कोई बात नहीं है, सुनने में क्या जा रहा है कि ऐसा भी एक व्यू पॉइंट तो हो ही सकता है, माइंड तो एक अलग डायमेंशन से सोचेगा ना आपका भी, तो सुनने में क्या जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपना व्यू पॉइंट इंस्टीट्यूट तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करना। आप मेरे व्यू पॉइंट को बस समझ लो, अग्री नहीं भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 to 3.5 ईयर्स में मेरा मानना है कि एक सीए हो जाना चाहिए, जिससे एक बच्चे के पास 1 से 2 साल का जो वक्त उसको एडिशनल सीए में लगता, वो उस वक्त को डिवोट कर पाता टू डू सम एक्सटर्नल कोर्स विच कैन बी आईआईए, ठीक है, आईआईए का, या फिर उसको आईआईएम जाना है, या फिर उसको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। क्योंकि कोई भी जन यार पढ़ाई करेगा तो कब तक करेगा, उसका भी तो एक एज फैक्टर है, उसका फैमिली का नीड है। ये मेरा उम्मीद था कि यार इंस्टीट्यूट इस बार जब सिलेबस चेंज कर रहा है तो कम से कम ये क्या 5-5 साल 4-4.5 साल लगा रखा है। अब उसमें क्या होता है ना, एक बार में आदमी पास नहीं होता तो बहुत बार वो अपने आप ही एक्सटेंड हो जाता है। पहले क्या था, एक्सटेंशन थोड़ा सा कम होता था, बच्चों पे प्रेशर पड़ता था, क्योंकि आप ग्रुप 1 के बाद आर्टिकलशिप चालू कर लेते थे और ग्रुप 2 नहीं भी क्लियर होता था इंटर में, तो चलो ठीक है, कम से कम फाइनल तो डिले नहीं हुआ, कम से कम थोड़ा बाद में प्रेशर लेके पढ़ा तो टाइम पे फाइनल निकल भी जाता था, ऑप्शन था। बट अभी तो ऑप्शन बंद कर दिया गया कि दोनों ग्रुप खत्म होगा इंटर का तभी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा, और आर्टिकलशिप पूरा खत्म होगा तभी आप फाइनल के लिए एलिजिबल है। इस तरह से सिक्वेंशियल करने से क्या हुआ कि आपका वो टाइम बचने का संभावना नहीं है, वो जो है वो एकदम बेयर मिनिमम 4.5 है, जो मेरे को लगता है 5 ही होना है। तो एक बच्चा 5 साल तक अगर सीए ही करा और उसमें अगर 1-2 बार अटक गया तो
5.5-6 साल तक, वो दूसरा डिग्री कब सोचेगा। हम लोग तो कई बार पास हुए स्टूडेंट्स को लेकर जब बैठते हैं तो उनको बोलते हैं कि यार अब क्या आगे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो उनके मन में आता ही नहीं सर, अभी पहले थोड़ा सेट हो जाते हैं फिर देखते हैं। फिर आप उसके बाद सेट होने के बाद इतना डिमांडिंग होता है जॉब, इतना डिमांडिंग होता है अपना काम, यार फिर पढ़ाई करने के लिए समय निकालेंगे कैसे, वो तो वहीं अटक जाता है। ये मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन था इंस्टीट्यूट से कि यार वो सीए को थोड़ा कम करे, 3 से 3.5 साल करे, और उसको फिर अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को कि आप आईआईए, आईआईएम, यूपीएससी जो करना और आगे भी पढ़ें। और उसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल कोर्स करना है जिससे कि आपका और वैल्यू बढ़े तो उस पर फोकस करें, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज करें। ये मेरा अंदाज़ा था। अब इस पे जैसे एक और मेरा उम्मीद था, जैसे मैंने बोला ना, इंस्टीट्यूट को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी चाहिए थी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी चाहिए थी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की मतलब क्या हुई कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की मतलब हो गई कि आज हम लोग इंडिया में बैठे हैं तो हम लोग को जरूरी है कि इंडिया से ही सारा काम करेंगे। हम जिस कंपनी का काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। कोई प्रैक्टिशनर भी आज के ज़माने में कोई जरूरी है कि प्रैक्टिशनर अपने लोकल क्लाइंट को सर्व करेगा। कोई यहाँ पे बैठा हुआ प्रैक्टिशनर फॉरेन के कोई क्लाइंट को सर्व कर ही सकता है। तो अब फॉरेन के नॉर्म्स वगैरह आपको मालूम है, कुछ कुछ जगह अलग हैं, कुछ उनके अपने टैक्स लॉज अलग हैं, उनके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। एज पर देयर कंट्री कल्चर वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके लिए हमारे पास, अगर हम फाइनेंस स्ट्रीम तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहें तो हमारे पास अलग अलग डिग्रीज़ हैं, जैसे कि यूएससीपीए है, जैसे कि आपका एसीसीए है, जैसे कि आपका आईसीएईडब्ल्यू का अपना क्वालिफिकेशन है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का सीपीए है। ऐसे हर कंट्री का अपना अपना फाइनेंस का अपना क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट का एमओयूज किसी किसी के साथ होता है तो कुछ पेपर हमारे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, जैसे एसीसीए में हमारे कुछ पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, बट बहुत सारे पेपर्स हम लोग को देने ही पड़ते हैं। तो मेरा ये मानना था कि न्यू सिलेबस के साथ साथ हमारे काउंसिल मेंबर्स हमारे लिए ऐसा मेहनत करें कि हमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाएं कि जैसे अब यूएससीपीए, तो यूएससीपीए में कोई एग्जामिशन नहीं है हम लोग के लिए। आप सीए हैं तो बोलते हैं हाँ आप एलिजिबल हैं, एग्जामिशन कुछ नहीं है, ये समस्या है। एसीसीए में चलो ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट होता है वो डिग्री, तो उसमें करीब मेरे को ध्यान है कि आपके 7 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बाकी जो डिग्रीज हैं जो ग्लोबल हमें वैल्यू दे सकते हैं, हम कभी वहाँ के क्लाइंट को सर्व करें, कल को हमें रिलोकेट होने का मन हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को आज भी हम अवेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें फिर से इसके लिए पढ़ना है। फिर यार आदमी सोचता है कि वापस कौन पढ़ेगा, इसलिए छोड़ो, जैसे वहीं रह जाओ, इतना तो पढ़ के आए 5 साल। पॉइंट ये कि बच्चों को पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये कि जो फाइनेंस का यार नीड है, और दूसरा जो पीयर प्रेशर है कि बाकी कमा रहे अपने नहीं कमा रहे, उसके कारण उसकी आत्मा पढ़ाई को छोड़ देती है, और एज अ कॉन्सिक्वेंस वो सीए बनकर भी एक अपना करंट दुनिया से तो ऊपर आ जाता है, बट और जितना ऊपर जाना है वो जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इंस्टीट्यूट ये भी आके बोलेंगे कि देखिए हम लोगों ने ऐसा ऐसा इस डिग्री को जो पढ़ता है उसके लिए ऐसा ऐसा हमने टाई अप्स कर लिया है, ठीक है, ऐसा ऐसा हमने टाई अप्स कर लिया है जिससे आपको यूएससीपीए किया हुआ है, तो बस इतना सा एक फॉर्मेलिटी का छोटा सा एग्ज़ाम देना है, आपका इंडियन सीए के कारण आपको यूएससीपीए का क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए था। देखो अब वो क्यों रिस्ट्रिक्टेड है वो मुझे पता है कि वहाँ का गवर्नमेंट उतना फ्री नहीं है, ये मालूम है हम लोग को। वो चाहता है कि नहीं 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 नहीं, वो इतना ईजी नहीं है, नो डाउट इन दैट, बट इसका एजेंडा होना चाहिए था कि फ्यूचर में हम बच्चों को ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे, हमारे क्वालिफाइड लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज के बारे में इंस्टीट्यूट को बताना चाहिए था, जो मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि एक पेपर दो और ये मिल जाए, ये एक पेपर दो और मिल जाए, ऐसे कई सारे हैं, फॉरेंसिक ऑडिट पे हैं, वैल्यूएशन पे हैं, और उसके बारे में समझाना चाहिए था कि ये देखो हमने मेन डिग्री को छोटा कर दिया, अब आपके पास 1-2 साल और बचे तो आप एक और एडवांस डिग्री ले सकते हो।
देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाले समय में वो यही चाह रहा है कि बच्चे स्कूल लेवल से स्पेशलाइजेशन करना स्टार्ट करें, ना कि सिर्फ हायर एजुकेशन में जाके स्पेशलाइजेशन करें। तो हम लोग हायर एजुकेशन में भी कैसे और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो हमारा चैलेंज था। तो मेरा ये मानना था कि यहाँ पर 3 to 3.5 ईयर्स में भी इंटर पास के लिए एक अलग डिग्री आएगा जो ऑलरेडी है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, दिस इज ओके, आई एग्री। और फाइनल पास मेरे हिसाब से एक छोटा ड्यूरेशन में इंस्टीट्यूट को करा देना चाहिए था। वो कैसा हो सकता है? वो हो सकता है जब आर्टिकलशिप आप 2 साल की जगह थोड़ा और 15 महीना कर देते, थोड़ा कम कर देते, और तो उससे फ़ायदा होता। और सिलेबस ये जो 2 का मिला के 1 में कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली पढ़ना तो बच्चे को उतना ही पड़ रहा है, तो सिलेबस थोड़ा काट छाट देते। एप्लीकेशन ओरिएंटेड रखिए, केस स्टडी ओरिएंटेड रखिए, बट सिलेबस का वॉल्यूम डेप्थ थोड़ा सा कम कर दीजिए, जिससे कि बच्चा एप्लीकेशन पे दिमाग लगा पाए। देखो, पढ़ने में इतना समय चला जाएगा, पढ़ाई करने के बाद एप्लीकेशन करने में और उतना ही समय चाहिए। अब क्या होता है, पढ़ने में इतना समय चला जाता है कि एप्लीकेशन के लिए प्रैक्टिस जो करना पड़ता है, केस स्टडीज़ जो सॉल्व करने पड़ते हैं, उसके लिए टाइम ही नहीं बचता। आप बोल रहे इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हम मीट करा रहे हैं, बट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट में बेटा आपको ये बता देते हैं, USCPA में 4 पेपर मिलाकर भी जितना सिलेबस है ना, उतना आपका इकलौता DT है। आपको सच बता रहे हैं, USCPA में जितना आवर्स आपको लगता है ना पढ़ने में, तो वो 4 पेपर है उधर, उतना मिला के तो हमारा एक सब्जेक्ट खा जाता है। तो हम लोग का स्टेमिना तो आप सोचो पढ़ने का, बट हम पढ़ के ही थक जाते हैं। एप्लीकेशन कितना दिमाग लगा पाए? तो जो इतना सम्स वगैरह हम लोगों को क्लास में मिलता है, बस हम उतना ही कर ले, वही भी बहुत है। वो भी कई बार नहीं हो पाता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि समय कम है। तो इंटरनेशनल कोर्सेज में हमेशा ये देखा गया है कि सिलेबस को कन्फाइंड रखा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया जाता, और एप्लीकेशन पे जोर दिया जाता है कि तुम और प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो। बट हम लोग क्या, सिलेबस इतना बड़ा है कि मॉक टेस्ट कब दे? आप लोग खुद सोचिए, आप मॉक टेस्ट का प्रथा आपको मालूम है, 90% बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं अपने सेकंड अटेम्प्ट में, होश आने के बाद। पहला में फेल हो गए तो सेकंड में मॉक टेस्ट देने जाते हैं। रेस्ट ऑल तो मॉक टेस्ट देने नहीं चाहते। अब चाहते क्या, बेसिकली चाहते तो भी दे नहीं पाते, क्योंकि सिलेबस पढ़ना ही खत्म नहीं होता, तो मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे? इस सिलेबस का वास्टनेस कम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अभी पेपर कम हुए बट वास्टनेस कम नहीं हुआ है, इधर से उधर कर दिया बस, और कुछ नहीं हुआ। तो वास्टनेस को कम करना चाहिए, एप्लीकेशन को बढ़ाना चाहिए, ड्यूरेशन को कम करना चाहिए। ये मेरा अंदाजा था कि ऐसा इंस्टीट्यूट हमारा करेगा। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बोला ना, तीसरा, स्पेशलाइजेशन पे इंसिस्ट कराना चाहिए। जैसे आज के ज़माने में हम लोग, जैसे जब CPA पढ़ रहे हैं तो हम जरूर रिपोर्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, CFA पढ़ रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सीमा का डिग्री ले रहे हैं, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे CA का फोकस किस पे है? ऑडिट पे। जैसे ICAW का जो डिग्री है वो ऑडिट पे, ACCA का जो डिग्री है वो अकाउंट्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग पे है। तो CA बनने के बाद हम तो सब पे हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट पे भी हैं, हम तो रिपोर्टिंग में भी है, हम तो ऑडिट में भी है, जो टैक्सेशन में भी है। तो पहले हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में भी थे, बट अब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में कहाँ से होंगे, क्योंकि SCMP निकाल दिया गया, सेल्फ पेज मॉड्यूल्स आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का, तो विंग छोड़ दो। तो एक आपका आर्म कट गया है स्पेशलाइजेशन का। तो हमारे नज़र में, जब मैंने अपने भी कोर जो मेरे थिंकर्स हैं उनसे डिस्कस किया, तो हमारे नज़र में एक CA कहाँ कहाँ स्पेशलाइज कर सकता था। एक तो वो स्पेशलाइज करता है रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो ऑफ कोर्स रेगुलेशन का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, जिसको परफेक्ट करना पड़ता है। वो ग्लोबल कंपनीज हो, MNCs हो, तो उसमें तो और ज़्यादा कंसोलिडेशन वगैरह का समस्या रहता है। सेकंड कोर एरिया होता है एक CA का फाइनेंस होता है ना, जिसमें आप कॉर्पोरेट फाइनेंस पे फोकस करते हो और पर्सनल फाइनेंस पे भी फोकस करते हो, कि इंडिविजुअल कैसे फाइनेंशियली अपना पोजीशन बना सकता है और एक कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकता है, जिसमें अकाउंटिंग का पार्ट कनेक्ट हो जाता है थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और एट द सेम टाइम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट, हेजिंग, है ना, रिस्क मैनेजमेंट के कुछ पार्ट आ जाते हैं। तीसरा पार्ट होता है, CA लोग देखना बहुत बार
लीगल एस्पेक्ट्स में, जैसे आज हम लोग कभी कोई पार्टनरशिप डीड बनवाना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? सबसे पहले सीए के पास जाते हैं। हम तो कोई लॉयर के पास जनरली नहीं जाते हैं। लॉयर के पास सेकंड लेवल पे जाते भी हैं, मतलब हम लोगों को लगता है जब डिस्प्यूट करना है उस पर, तब हम लॉयर को प्रेफर करते हैं रादर, ज़्यादातर। पहला प्रेफरेंस हम सीए को खोजते हैं। अब देखते हैं सीए का लिमिटेशन है, वो नहीं जानता, तब हम लॉयर को पकड़ते हैं। बहुत सारी कंपनी सीए को मानती ही नहीं कि वो लीगल आस्पेक्ट के लिए उतना स्ट्रांग है, तो वो कंपनीज नॉर्मली लॉयर को ही पकड़ती है। ठीक है। तो लीगल में बेसिकली आपके सारे कॉरपोरेट अफेयर्स जितने भी हैं, गाइडलाइंस जो भी हैं, रेगुलेशंस हैं, प्लस जो भी टैक्सेशन के आपके डिस्प्यूट्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, वो सब हम लोग सीए से ही तो करवाते हैं ना यार। जो अपील्स हैं, है ना। लास्ट हम लोग चाहते हैं कि सीए जाकर सिर्फ आपका लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, बट बाकी सब काम कर दे हम लोग का। और एक लाइन होना चाहिए था मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जो एक उमड़ता हुआ डोमेन है कंसल्टेंसी लाइन में, जहाँ पर बिजनेस को ओवरऑल कैसे चलाना है स्ट्रेटेजिकली, उसके ऊपर सीए का व्यू पॉइंट्स लिया जाता है। तो मेरे को लगता है कि सीए इस 4 जगह से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नॉर्मली नहीं करता। हाँ, एक और आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ मैं ऑडिट भी यहीं पे डालूंगा। उसमें इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट जो भी है सब यहीं पे आ गया। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट क्या कर सकता था कि जैसे आप लोग देखते होंगे ऑटोनॉमस कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे ऑप्शंस दिया भी जाता है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आप जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ो, बट थर्ड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन के लिए अपने सब्जेक्ट्स खुद बनाओ, चूज करो। आउट ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स आप अपना सब्जेक्ट को चूज करो। वो लोग ऑप्शन दिए हुए थे कि पहला ये आपको डोमेन चूज करना, उसमें सब्जेक्ट्स ये सब अवेलेबल, आप चूज कर लो। आप अपना सिलेबस खुद बनाते थे। बहुत सारी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है। यहाँ पे हम लोग को पहले इलेक्टिव में ऐसा ऑप्शन दिया गया था कि आउट ऑफ दिस यू चूज वन। ठीक है। इस तरह से इंस्टीट्यूट को फाइनल लेवल, मतलब आने का जमाना क्या है ना, देखो सब कुछ हो गया है स्टूडेंट सेंट्रिक या कस्टमर सेंट्रिक। तो जिसको जिस रूट में अपने आप को निखरना है, वो उस रूट का सिलेबस को लेकर एग्जाम देता है। मेरे को ऐसा लगता है। हो सकता है आप डिफर कर सकते हैं मेरे कोई पॉइंट से, बट मेरा ये मानना है कि जिसको जिस रूट में एग्ज़ाम देना है, वो उस स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट को अपना पिकअप करता है। इंस्टीट्यूट बता देता, यू पिकअप वन स्पेशलाइजेशन वेयर यू वुड बिकम अ मास्टर ऑफ वन, एंड देन बेसिक सब्जेक्ट्स तो हमने आपको पढ़ाया ही है, सबका थोड़ा बहुत ज्ञान इंटर तक आपको दिया ही है, बेस में रखो और एक स्पेशलाइजेशन के लिए इस पे जाओ, जिससे कि आप जब जॉब में भी जाओगे ना, आप एग्जैक्ट बोल पाओगे, देखो भैया हमको तो ये आता है और मैं ये जानता हूँ, तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो लोग को भी पता होगा ये पोजीशन के लिए ये वाला स्पेशल सीए को ले लो। और एम्प्लॉयर के लिए भी इजी होता। अभी एम्प्लॉयर भी आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट जब करता है ना, वो सोचता है पता नहीं सीए बन के आया, बट आपसे कभी पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आपको काम दिलवाएं, आप सोच सकते हैं क्या? बहुत कम लोग होते हैं जो लोग स्पेसिफिक प्रोफाइल ओरिएंटेड जॉब पा पाते हैं, कि अपनी इच्छा से प्रोफाइल चूज किया था, उसी में जॉब मिला। सब कोई कैंपस में कैसे होता है, बस जाते हैं, बैठ जाते हैं, इंटरव्यू होता है, ऑफर लेटर आता है, इवन क्या रोल वोल मिलेगा वो तो बाद में बताते हैं। फिर कुछ लोगों को समझ में आता है तो रिजेक्ट कर देते हैं कि बेकार है, कुछ लोगों को समझ में आता है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में जाके चेंज करते हैं, समय वेस्ट होता है। तो ये स्पेशलाइजेशन जो आदमी बाद में जाके 5 साल बाद सोचता है अपने करियर में, मैं चाह रहा था कि वो इंटर में ही घुसा दिया जाए, उसके बाद से उसको डिसीजन लिया जाए। जैसे 9 में जाके हम लोग सोचते हैं ना, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है। कई बार कुछ कुछ स्कूलों में 11 में सोचते हैं कि 10 के बाद सोचना पड़ता है कि किस में जाना है। वैसे क्यों ना हम इंटर के बाद सोचते हैं हमको किस में जाना है। तो ये मुझे लगता है स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया जाना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग फाइनल के सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल लिस्ट दे दिया जाना चाहिए था, जिसको जो रूट में जाना है वो उसके हिसाब से सब्जेक्ट पिकअप कर ले। जैसे एफआर के लिए आपका एफआर सब्जेक्ट है ही, ऑडिट सब्जेक्ट है ही, ये दोनों यहाँ पे आ जाता, थोड़ा बहुत इसमें लॉ डाल देता। फिर फाइनेंस के लिए यहाँ पर एसएफएम सब्जेक्ट है ही आपका, है ना, और थोड़ा बहुत फाइनेंस का भी वैल्यूएशन आपका यहाँ पे कुछ डाल दिया हो जाता है। एफआर में भी थोड़ा बहुत एसएफएम को मिक्स किया जाता है, एसएफएम के कुछ कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वो लगता है वैल्यूएशन पर्पज़ के लिए। और उसी तरह से फाइनेंस रिपोर्टिंग के भी थोड़े से सब्जेक्ट यहाँ पे, थोड़े से टॉपिक्स यहाँ पे डाल दिए जाते, जो लॉ ओरिएंटेड नहीं होते बट कंसेप्ट ओरिएंटेड होते, जो फाइनेंस को समझने में हेल्प करते।
लीगल में आपके टैक्स आ जाते सारे, डीटी आईडीटी जो भी है, मतलब डीटी और आईडीटी आ जाते। और थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट लॉ भी यहाँ पे घुसा दिया जाता। थोड़ा सा लॉ यहाँ पे इसलिए चाहिए क्योंकि ऑडिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऑडिट बिना लॉ के समझे हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये अपने आप में हो जाता। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए एस जैसा एक सब्जेक्ट है वो रह जाता। थोड़ा सा SFM उसमें रह जाता, क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में इन दोनों का ज्ञान चाहिए होता है, क्योंकि मर्जर एक्विजिशंस वगैरह भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इस तरह से देखो, आपका जो सब्जेक्ट्स था वो डिज़ाइन हो जाता है, उसमें कुछ एक आध जोड़ते एक आध घटाते, और वॉल्यूम को कम करना चाहिए था जिससे बच्चे एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करें। जैसे क्या होता है ना, एक सिलेबस को पढ़ने के लिए हमको पता है हमारे पास 3 महीना है, 3 महीना में मैं कोर्स ही नहीं खत्म कर पा रहा उसका कंसेप्ट कंसेप्ट एग्जाम्पल कंसेप्ट एग्जाम्पल सम्स, तो मैं एप्लीकेशन के लिए समय कहाँ से निकालूं। अब मान लो 3 महीना मेरे अलॉटेड है, उसमें मैं 1 महीना में उसका फटाफट कंसेप्ट खत्म कर 2 महीना करूंगा क्या, खाली थोड़ी ना बैठूंगा। तुमको पता है कि अलग एप्लीकेशन ओरिएंटेड आएगा तो मैं 50 तो केस स्टडी सॉल्व कर पाऊंगा ना। अब इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं आप पूरा मेरा सिलेबस भी पढ़ो और 50 क्या 100 केस स्टडी भी पढ़ो, हम अलग अलग टाइम पर अलग देते रहेंगे, और वो कब आएगा नहीं आएगा कोई ठीक ही नहीं। मुझे लगता है कि स्पेशलाइजेशन पे इंस्टीट्यूट फोकस करता। फाउंडेशन हम लोग मान लीजिए फर्स्ट ईयर में ख़त्म कर लेते बीकॉम के, इंटर हम लोग सेकेंड ईयर में ख़त्म कर लेते, थर्ड ईयर में जैसे बीकॉम में जाके स्पेशलाइजेशन होता है वैसे फाइनल में भी हम लोग स्पेशलाइजेशन पे कूद जाते। और बाय द एंड ऑफ बीकॉम, है ना, मेरे को लगता है मैक्सिमम 3 इयर्स या 3.5 इयर्स, मतलब थर्ड ईयर है ना, जैसे थर्ड ईयर थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में ये खत्म हो जाता। बाई फोर्थ ईयर मैक्सिमम अगर कोई अटेम्प्ट भी लग जाए तो ये खत्म हो जाता। तो बच्चे के पास 1 1.5 साल और बचता, वो सोचता कि मैं और नेक्स्ट हाइपर स्पेशलाइजेशन करूँ, कोई इंटरनेशनल डिग्री अपने ऊपर लाऊं, या फिर कोई IIM IIA, इससे UPSC जैसा एक सपना भी और पूरा करूं। जिससे क्या है कि पता है कि हाँ चलो 25 26 तक तो पढ़ ही सकते हैं, घर परिवार से उतना प्रेशर नहीं आता, तब तक एक अच्छा खासा मेरा वैल्यू बढ़ जाता। अब उसके जोर पर मैं कमाता, पूरा मेरा अर्निंग लाइफ ग्रोथ हो जाता। तो देखिए मैंने आपको पॉइंट बताया कि अर्निंग लाइफ ग्रोथ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, स्पेशलाइजेशन, और एक फोर्थ पॉइंट रिकग्निशन। रिकग्निशन में अभी जैसे रिकग्निशन में ऐसे तो इंस्टीट्यूट का काफ़ी नाम है ही वर्ल्ड वाइड, और आई थिंक इसके ऊपर काम होता रहता है। वर्ल्ड कांग्रेस जैसे भी हाल में इंडिया में कंडक्ट होगा तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट एंड बिग रिकग्निशन फॉर द एंटायर फ्रेटर्निटी। ऐसे रिकग्निशन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा CA इंस्टीट्यूट को CMA इंस्टीट्यूट के साथ, CS इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए था। ये मेरा मानना है, क्योंकि आपस में एक बोलते हैं ना, अपने घर में ही फूट डला हुआ है तो बाहर में क्या दूसरों को आप जोड़ेंगे। तो आपस में इनका युद्ध देखकर अच्छा नहीं लगता। युद्ध क्या रहता है कि इन लोग के ऊपर आपस में केस चल रहा है कि CMA इंस्टीट्यूट वाला अपना एब्रीविएशन कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो वो भी ICAI बन गया, ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दोनों लड़ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि इसका इंटर पास किया हुआ है, ठीक है, सेम सिलेबस पढ़ के आया हुआ है, बट अगर उसको वापस CA करना है तो फिर से इंटर दो। ये क्या समस्या है भाई? कोई आपस में घर में ही भाईचारा नहीं है तो कैसे होगा बताओ। तो फिर CMA वाला बच्चा को डबल पढ़ना पड़ता है, वो बोलता है अब हम CA करें तो करे कैसे। तो ये आपस में सुलझाना चाहिए था, इंटर ऑपरेबिलिटी थोड़ा सा अब जमाने का जरूरत है। अब घर में लड़ाई करके मतलब क्या ना, जब इंडिया के ही हैं, सेम मदर बॉडी से निकले हुए हैं। और ऊपर से और भी ऐसे कई सारे ब्रांडिंग एक्सरसाइजेस करते रहने चाहिए इंस्टीट्यूट को, जैसे वर्ल्ड कांग्रेस का भी हुआ। और भी जैसे IIM वालों के साथ कैसे हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, IIM प्लस CA ऐसा कुछ आता ही नहीं है, मतलब इतना कोलैबोरेशन सुनने में आता है, बट IIM के साथ थोड़ा बहुत आता है, बट उतना लाइमलाइट में नहीं है। कुछ कुछ आता रहता है प्रोग्राम्स है, मैं डाउट आपको बता रहा हूँ, ये भी है, आप लोगों को नहीं नॉलेज होता होगा, बट और ज़्यादा है ना, UPSC के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर CAs का और वैल्यू बढ़ाना, ये सब रिकग्निशन देने से क्या होता है ना, बच्चे फिर CA के प्रति और अट्रैक्ट होते हैं। शायद ये सब और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और पॉलिटिकल हो सकता है, ये मेरे को नहीं पता पॉलिटिकल है कि ये कितना, मतलब लोगों का फोकस उस पर नहीं है, या फिर हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे जो इंटरनली मेरे को पता नहीं है। इंटरनल कुछ समस्याएं होंगी, कुछ लोग सोचे होंगे, बट होगी समस्या। बट मुझे लगता है कि और ज़्यादा है ना, ग्राउंड वर्क करके कॉरपोरेट वर्ल्ड में CAs को उठा उठा के, जैसे बहुत सारे CAs हैं जो अचीव कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, तो उनसे
लगातार सीएस का पब्लिसिटी करवाना, ये बनता है ये। मतलब आज मैं ये देखता हूँ, एक स्कूल है हमारे कलकत्ता में, अशोक हॉल, ठीक है, पुराना स्कूल है। और 20-20 साल बाद भी जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले हैं ना, मतलब आज वो कि मम्मी बन चुकी है, कोई पापा बन चुके हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, गर्ल्स स्कूल होता था, अभी कोएड हो गया है कुछ साल पहले से, जब मैं तब से। बट उन लोगों को याल्मा मीटर कनेक्ट कर रहा है कि तुम हमारे स्कूल के ये थे वो थे। ऐसे इंस्टीट्यूट कभी कनेक्ट नहीं करता है, तो तुम आओ कनेक्ट हो जाओ। हाँ, बड़ा बॉडी है मानते हैं, बड़ा मेंबर ग्रुप है मानते हैं, बट शुरुआत तो होनी चाहिए कि आप अपने कम से कम उन स्टॉलवर्ड्स को तो कनेक्ट करिए जो कुछ बड़ा कर रहे हैं लाइफ में। नॉट पॉलिटिकली, जस्ट फॉर अवेयरनेस कि सीए बन के देखो कोई कहाँ पहुंच सकता है। उनको बोलिए तो सही, इंस्टीट्यूट के बारे में, डिग्री के बारे में कुछ बोलिए। इस सबसे प्रचार होता है, मतलब विश्वास बनता है, रिकग्निशन आता है। हम लोग जो पढ़े हैं उन लोग को अपॉर्चुनिटीज़ और मिलने लगती है, लोगों में अवेयरनेस होता है ना, तो और अपॉर्चुनिटीज़ आती है, नए नए रास्ते खुल जाते हैं। तो खैर, ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऐसा होता, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ इस तरीके का, बट ऐसा तो नहीं आया। क्या पता अगले सिलेबस में आए, इस सिलेबस में तो उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, अब ये बातें खाली मन की बातें हैं, और मैं कोशिश करूंगा अपने इन बातों को भी इंस्टीट्यूट तक पहुंचाऊं। अगर आपको लगता है, आप मेरी बातों से सहमत है, तो आप भी सेम बात को पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आपको जो सही लगे यार पहुंचाओ तो सही। व्यू पॉइंट खाली इधर उधर बतियाने से नहीं होगा, लिंक्डइन में पोस्ट करने से नहीं होगा। इंस्टीट्यूट आपका लिंक्डइन नहीं देखने वाला है। आपको अपनी बात को दूर तक ले जाना है, और एक कदम तो उठाओ, कुछ नुकसान नहीं है। आप मत सोचना कि इंस्टीट्यूट इसमें आपका नाम काट देगा, आपसे फाइन ले लेगा, ये सब मत सोचो, डरो मत। आप मुझ तक अपनी बात जब पहुंचा रहे हो तो आगे क्यों नहीं, है ना। आपको लगता है मैं बस अथॉरिटी नहीं हूँ इसलिए मेरे तक तो पहुंचा दिया, बट नहीं, आगे पहुंचाना है आपको। बाकी और भी कोई व्यू पॉइंट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप ज़रूर बताइएगा। मेरे को लगता है मैंने अपना न्यू सिलेबस का एनालिसिस आपके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और भी दोस्तों को पुराने वीडियोस भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह डिस्कशन हो। नाउ वी विल वेट फॉर फर्दर अपडेट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एंड आई विल ऑल्सो वेट फॉर योर क्वेरीज। अगर मेरे को लगा कि बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं तो मैं ज़रूर सॉल्व करने के लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा। और बाकी अब इंस्टीट्यूट का नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फर्दर चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए अलविदा। आप अपना ध्यान रखिए, जो भी है मन लगा के पढ़िए। हाँ, अभी एग्ज़ाम है, तो एक लास्ट सजेशन आपको दे दें जाते जाते कि May 24 वाले लोग को तो फोकस ही नहीं करना चाहिए कि न्यू सिलेबस में जाना है, अनुमान है। November 24 वालों के लिए ऑप्शन रहेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ओल्ड के न्यू तुम शिफ्ट हो जाओ। May 24 को भी ऑप्शन दे सकते हैं, बट May 24 को माथा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप ओल्ड से बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और November 24 वालों को अभी वो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जो आपके क्या कहते हैं, न्यू और ओल्ड में कॉमन है। वेट करना चाहिए, उन सब्जेक्ट का क्लास अभी नहीं लेना चाहिए जो न्यू में ही है। ठीक है, तो उनको रुक जाना चाहिए। सॉरी, क्या बोल रहा था, उन सब्जेक्ट का क्लास नहीं लेना चाहिए जिस जो ओल्ड में ही है। जैसे SCMP का क्लास आपको November 24 वालों को अभी रुक जाना चाहिए। ले लिया तो पढ़ते रहो, कंटिन्यू करते रहो, रोको नहीं, समय बर्बाद नहीं करो। ठीक है, अब नहीं लिया है तो नहीं लेना चाहिए, अभी उन सब्जेक्ट्स का क्लास लो जो आपका कॉमन है। और November 24 वालों को फर्दर ट्रांजिशन के जो अनाउंसमेंट्स आते हैं उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, ये मेरा कहना है। May 25 वाले तो मोस्ट प्रोबेबली न्यू के हिसाब से ही तैयारी करें तो बेटर है, वही सब्जेक्ट्स की क्लासेस लें जो न्यू सिलेबस में। अब न्यू सिलेबस के कारण किस सब्जेक्ट में क्या एड ऑन होगा वो तो अभी नहीं पता है, तो इसके लिए क्लासेस होल्ड ना करें। के लिए रिक्वेस्ट है कि एक एक सब्जेक्ट उठा के ख़त्म करते चले, जो एड ऑन आएगा वो एड ऑन अलग से कर लें। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।